Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine, healthy at your homes. Dear children, today we are going to do our chapter number 5 of SST. The chapter name is Polar Regions in Greenland. Last time we have learned about the chapter equatorial regions, in which we studied all regions which comes onto equatorial areas. Now we are going to do our polar regions. First of all, we need to understand what are the polar regions. Polar regions are the regions where sunlight rarely reach or reach for very short time. So that's why, because of the sunlight is really less there, so that's why there is frigid zone, means the area where heat cannot pass or reach, but ice is all over there. How you can understand more better that how sun rays affects the heat spreadness on the earth, like this. When sun lights up and its rays comes to the earth, they divide into different heat zones, which are like this. We have already explained, we have already done this. Dear children, लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेटोरियल रीजन्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और वो था हमारा कॉन्गो रीजन इन अफ्रीका. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट आवर फ्रिजिड जोन एरियाज, हाउ पीपल लिव देयर, हाउ इज द लाइफ इन. इस तरह से भी समझिए कि ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, और इसके ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर वाला पोल आता है, यानी कि जो हमारा फ्रिजिड जोन है, इस आर्कटिक ओशन को आप ध्यान से देखिए. ये आर्कटिक ओशन का क्लोज एरिया है, और इसके अंदर जो ये हमारे एरियाज़ जितने भी आ जाते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ आ जाती हैं, सबके सब कूलर एरियाज़ हैं, फ्रिजिड एरियाज़ हैं. जैसे कि रशिया हो गया, आपका कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया. आइसलैंड जहाँ से लोग जो है शिफ्ट होकर, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी विंटर्स में, तो वो लोग ग्रीनलैंड में आ जाया करते थे. बैक टू आवर चैप्टर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. The map of North America shows tundra region that lies between 66° north. It is known by many names such as frigid zone, polar region. Greenland is a territory of Denmark and lies in this region. अब ये जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, देखिए जो नॉर्थ अमेरिका का हमारा मैप है, इसको हम शो द टुंड्रा रीजन, ये जो है टुंड्रा रीजन दिखाता है, यानी कि फ्रिजिड जोन वाला एरिया दिखाता है. इस टुंड्रा रीजन को ही हम लोग फ्रोजन जोन भी कहते हैं, पोलार रीजन भी कहते हैं. और जब हम इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में देखते हैं तो ये आ जाता है आपको 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ. ठीक है. और ये जो टेरिटरी है, दिस इज द टेरिटरी, दिस इज द एरिया ऑफ डेनमार्क. ये डेनमार्क का एरिया है. चलिए आगे देखते हैं लोकेशन कि ग्रीनलैंड की क्या लोकेशन है. ग्रीनलैंड विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, एंड अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, और डेनमार्क का क्षेत्र है, एरिया है. लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, जो कि आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ पर पड़ता है. देखिए चिल्ड्रन, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी अर्थ होती है उसके नीचे वाले एरिया साउथ और ऊपर वाले नॉर्थ कहलाते हैं. तो ये आपको हमें नॉर्थ वाला एरिया क्लोज में दिखाया हुआ है, आर्कटिक सर्कल, जो मैंने भी आपको पिक्चर में दिखाया था. आगे देखिए. दिस आइलैंड वॉज एक्सप्लोर्ड बाय एरिक द रेड. अब इस आइलैंड को जो है खोजने वाले हैं एरिक, उस पर्सन का नाम एरिक द रेड था. तो ही नेम द ग्रीनलैंड, उसने इस लैंड का नाम जो है ग्रीनलैंड ये सोच कर रखा, होपिंग दैट, ये उम्मीद करके, that hundreds of his countrymen would come from Iceland to settle in Greenland. ये होप करते हुए, ये सोचते हुए कि जो उसके देश के आइसलैंड के जो बहुत सारे हज़ारों लोग, बहुत सारी आबादी के
उसके जो कंट्रीमैन थे, जो देश के लोग हैं, वो आइसलैंड से और ग्रीनलैंड पर सेटल होने के लिए आते थे। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ ग्रीनलैंड, द एस्किमोज, कॉल देयर लैंड कैलालिट नुनेंट, मीनिंग आवर लैंड। जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं ग्रीनलैंड के, जो पहले से ग्रीनलैंड में रहते हैं शुरुआत से ही, द एस्किमोज कॉल देयर लैंड, जो एस्किमोज है यहाँ के, उन लोगों को एस्किमो कहा जाता है जो ग्रीनलैंड के निवासी हैं। तो वो जो है अपनी लैंड को कैलालिट न्यूनेंट कहा जाता है, जिसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो मीनिंग बनता है आवर लैंड, हमारी ज़मीन, हमारी धरती। ग्रीनलैंड covers an area of about 21,75,000 square kilometers. सॉरी, ग्रीनलैंड का अगर हम पूरा एरिया देखें तो कितना बड़ा एरिया है, हम मैप पर भी देख सकते हैं। अगर हम दूसरे अगर हम आइलैंड से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है ये है। और अगर इसको स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो ये है 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस आइलैंड आर कवर्ड विद थिक आइस, और इस आइलैंड के जो ज़्यादातर एरियाज हैं वो बहुत ही मोटी बर्फ़ की परतों से जमे हुए हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस इज 1500 मीटर, और आइस की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो है आपकी 1500 मीटर, यानी कि वो बहुत पतली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है, बहुत ही ज़्यादा उसकी थिकनेस है। सिंस ग्रीनलैंड रिमेन्स अंडर परमानेंट स्नो एंड आइस कवर, इट लुक्स वाइट। अब जैसा कि ग्रीनलैंड जो है हमेशा परमानेंट स्नो और बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ये जो है देखने पर वाइट लगता है। द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज इट्स साउथ वेस्टर्न कोस्ट, और जो ग्रीनलैंड का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट है वो है वेस्टर्न कोस्ट, वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंडर्स लिव्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रीनलैंड के रहने वाले लोग हैं रहते हैं। Facts about this Greenland, climate and land surface, कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है, और जो लैंड सरफेस है, जैसा कि वहाँ पर मिट्टी तो नहीं है तो वहाँ पर जो है आइस है। देखिए आगे पढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इट्स टेम्परेचर रेयरली राइजेज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, और जो इसका टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कभी कभार ही ऊपर जाता है। रेयरली राइजेज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रेसिपिटेशन ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और जो वहाँ पर जो ओलाबारी होती है वो हमेशा बर्फ की फॉर्म में होती है। इन विंटर चिली वाइंड्स ब्लो एट अ स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर पर आवर, और विंटर्स में जो बहुत चिलचिलाती हुई, बहुत ज़्यादा बर्फीली जो हवाएं होती हैं, उनकी स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। इन समर देयर इज कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स, और समर में जो है कॉन्टिन्यूस वहाँ पर कई महीनों तक डे लाइट ही रहती है। इन सम एरियाज द आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग समर, बट द समर सीजन इज ऑल्सो क्वाइट कोल्ड। अब समर्स में जो कुछ एक एरियाज में तो वहाँ पर बर्फ़ जो है, थोड़ा बहुत आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है और पिघल जाती है, लेकिन जब गर्मियों का सीज़न आता है तो काफ़ी ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। जो दिल्ली साइड की जो ठंड होती है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है। और देखिए एयर की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर इज़ ऑल्सो नेवर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। अब समर्स में भी वहाँ पर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है, जबकि अगर हम दिल्ली साइड के एरियाज से कंपेयर करें तो वहाँ पर 42, 45 और 46 भी टेम्परेचर कभी कभी चला जाता है गर्मियों में। एज मैंशन्ड बिफोर, और जैसे कि पहले ही मेंशन कर दिया गया है, बताया गया है, मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस। ज़्यादातर जो ग्रीनलैंड का एरिया है वो बर्फ़ से कवर्ड है। ड्यूरिंग स्प्रिंग द आइस बिगिंस टू मेल्ट, और स्प्रिंग टाइम जब आता है तो बर्फ़ जो है, आइस जो है वहाँ पर थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। समटाइम्स बिग पीसेज ऑफ आइस ब्रेक फ्रॉम द थिक आइस शीट एंड फ्लोट इन द ओशन, और कभी कभी जो ये जो बर्फ़ है जो पिघलती है
जो ये मेल्ट होती है तो कई बार उसके आइस के बहुत बड़े बड़े पीसेस जो है ओशंस में टूटकर और गिर जाते हैं और उसके ऊपर तैरते हैं। These are called icebergs। इन्हें ही हम आइसबर्ग्स कहते हैं। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आइसबर्ग क्या होते हैं, ठीक है। जो आइस के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जो एरियाज हैं जैसे कि ग्रीनलैंड, वहाँ पर आइस जो है एक्सट्रीम में है। जब वहाँ पर समर का थोड़ा बहुत सीज़न स्टार्ट होता है तो आइस मेल्ट होती है और उसी आइस मेल्ट होने के प्रोसेस में बहुत बड़े बड़े पार्ट्स जो हैं, यहाँ तक कि जो माउंटेन्स के जो ऊपर ऊपर के टॉप होते हैं वो कट के वो मेल्ट होकर और बह जाते हैं ओशंस में, समुद्र में बह जाते हैं और उन्हें हम आइसबर्ग्स कहते हैं। These icebergs are dangerous। ये जो आइसबर्ग्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं फॉर द शिप्स। जो शिप्स जो ओशंस में चलते हैं, जो समुद्रों में चलते हैं, उसके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। They are like hills of ice। ये जो है आइस के पहाड़ की तरह होते हैं। If an iceberg strikes a ship, अगर कोई आइसबर्ग शिप से टकरा जाता है, it can break it। तो ये जो आइसबर्ग होते हैं ये शिप को तोड़ सकते हैं, टूट सकता है वो टकराने से ही। एंड द शिप में गेट ड्राउन्ड इन द ओशन। और अगर वो टकराएगा, शिप टूट जाएगा, शिप में पानी घुस जाएगा और शिप वहाँ पर डूब जाएगा, ड्राउन हो जाएगा। In 1912, a huge ship called Titanic sank after hitting an iceberg। और ऐसा ही कुछ हुआ था 1912 में। सभी बच्चों ने, सभी फैमिलीज ने टाइटैनिक शिप का नाम ज़रूर सुना होगा, मूवी भी देखी होगी। तो देखिए बेटा, जो टाइटैनिक शिप था वो भी एक आइसबर्ग के हिट होने की वजह से, आइसबर्ग के टकराने की वजह से, बहुत बड़ा शिप था ये और वो भी सैंक हो गया था, वो भी डूब गया था। आगे देखिए नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन किस तरह की है, अभी बेटा मैं आपको ये सब पिक्चर्स थोड़ा शो करूँगी, डोंट वरी। आगे देखिए, वी नो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं ग्रो नहीं हो सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इज़ बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 4 डिग्री से भी नीचे है, जैसा कि हमें पता है कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर समर्स टाइमिंग में ही टेम्परेचर मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, अदरवाइज 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता ही नहीं है, यानी कि वो जमा हुआ ही रहता है। तो बिलो 4 सेल्सियस से तो होता ही नहीं है, और 4 सेल्सियस से अगर ऊपर का टेम्परेचर ना हो तो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। तो द टेम्परेचर इन ग्रीनलैंड रिमेन्स नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब ग्रीनलैंड में तो जो है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आसपास रहता है या फिर नीचे जाता है, -, डिग्री रहता है। ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन दिस क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्री जो है इस तरह की कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते हैं। सो ग्रीनलैंड इज अ बैरन लैंड। तो जो ग्रीनलैंड है वो एक तरह की बैरन यानी कि ऐसी लैंड है, ऐसी ज़मीन है जो कि बंजर है, बैरन है, जहाँ पर हम ग्रीनरी यानी कि पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, प्लांट्स नहीं हम ग्रो कर सकते हैं। ड्यूरिंग शॉर्ट समर्स, जहाँ पर जो गर्मी आती है बहुत ही थोड़े कम टाइमिंग के लिए होती है, तो उस टाइमिंग पर क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स केम अप। छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो आ जाते हैं, विच आर नियरली लेस देन 2 फीट इन हाइट, जो कि जो है हाइट में 2 फीट जितने ही हो पाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। मॉसेस एंड लिचन्स आर द नेचुरल वेजिटेशन। जो मॉसेस और लिचन है, जो इसकी यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है, जो यहाँ की वनस्पति है, जो ग्रीनरी है जो इस एरिया की, वो जो है मॉसेस और लिचन्स ही हैं। अभी मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी। लिचन्स इसमें जो है थोड़ा कम क्लियर हो पा रहा है, तो अभी हम आपको और पिक्चर्स शो करेंगे। अदर प्लांट्स ऑफ दिस रीजन आर वाइल्ड ग्रासेस। और इस एरियाज के जो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें आ जाते हैं आपकी जंगली घास यानी कि वाइल्ड ग्रासेस, बुशेस यानी कि जो शाखाएं वगैरह होती हैं और झाड़ियाँ होती हैं, ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज यहाँ पर होती हैं। लेट्स सी द पिक्चर्स। देखिए डियर चिल्ड्रन, पहले एक बार हम यहाँ का एरिया देखते हैं कि कुछ इस तरीके का एरिया होता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन पढ़िए। द सन इज सीन इवन अराउंड मिडनाइट एंड thus it is called land of midnight sun। अब यहाँ पर जो सन है, कह सकते हैं कि टुंड्रा रीजियंस के अंदर मिडनाइट यानी कि आधी रात को भी देखा जा सकता है। वेजिटेशन ऑफ टुंड्रा रीजियन। नॉर्वे का सुनिए। नॉर्वे एक ऐसा एरिया है रिसीव्स ओवर 20 आवर्स ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द समर। यहाँ पर जो है गर्मियों में 20 घंटे की सनलाइट भी नॉर्वे में होती है। टुंड्रा रीजन इसी टाइप के ही होते हैं।
जहाँ पर सब कुछ एक्सट्रीम में होता है। आगे देखिए, ये पोलार रीजन की कुछ और पिक्चर्स हैं जहाँ पर आप आइसी आइस देख सकते हैं और ओशन देख सकते हैं, ठंडे पानी के ओशन। ये आइसबर्ग्स हैं और ये सारी आइस की हील्स या माउंटेन्स बने हुए हैं। और ये देखिए बेटा, ये है आपकी ब्लूबेरीज जो ग्रीनलैंड जैसे एरिया में ग्रो करती हैं। ये वहाँ की वेजिटेशन है। अब ज़्यादा ऊंचे नहीं हो पाते हैं ये हाइट में। अब ये मॉसेस हैं, ये जो है आपने देखा होगा, आप कभी अगर माउंटेन एरियाज में गए हैं तो वहाँ पे कुछ आपका ग्रास जैसा होता है, ये मॉस होता है बेटा, कुछ काई और घास का कॉम्बिनेशन जो होता है। ये देखिए, ये भी मॉसेस हैं सारी। और ये है आपकी क्रैनबेरी। क्रैनबेरी को थोड़ा इनसाइड से शो किया हुआ है। ये इसके सीड्स हैं। क्रैनबेरी आपको बाहर जूसेस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। और इसकी जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, हेल्थ फैक्ट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आप कभी चाहें तो क्रैनबेरी को प्रोपागेट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही कम एरिया में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही सारे फ्रूट्स, देखिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ्रूट्स हो जाते हैं एक छोटे से प्लांट पे। ये लिचन है बेटा, कलरफुल लिचन हो सकते हैं। और इस तरह के लिचन आपने कभी घर में देखा होगा, जब थोड़ा जहाँ पर वुड के ऊपर पानी होता है वहाँ पर कुछ इस तरीके की लिचन उगाते हैं। तो ये भी एक तरह की वेजिटेशन है टुंड्रा रीजियंस की। ये अलग अलग कलर में हमें कई बार दिखाई देती है लिचन्स। ये भी लिचन है बेटा, ग्रीन कलर की। यू कैन सी इट्स वैरायटी, शेप्स एंड कलर। ये यहाँ के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो ज़्यादा हाइट में नहीं होते हैं। लो श्रब्स, कम हाइट की जो श्रब्स होते हैं। ग्रासेस, लीवरवोर्ट्स एंड लिचन्स। तो क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है, despite eating so much meat and fat, the Eskimos are actually among the healthiest people in the world. अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनको मीट और फैट ही ज़्यादा खाना होता है, इन्हें एस्किमोस कहा जाता है। और ये मीट और फैट सबसे ज़्यादा खाते हैं, फिर भी इन लोगों को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट लोगों में काउंट किया जाता है। अब हम वाइल्ड लाइफ की तरफ बढ़ते। वाइल्ड लाइफ, द एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड हैव थिक कोट्स ऑफ फर। जो एनिमल्स ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं उनका जो फर होता है, जो कोट ऑफ फर होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। जैसे कि आपने अपने एरियाज़ में डॉग्स को देखा होगा, उनके ऊपर फर होता है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उन्हें फर कहा जाता है। दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव हार्श विंटर। और यही जो उनका फर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जो विंटर्स हो जाती है उसमें हेल्प करता है जीने के लिए। Some of the animals found on the island include reindeer, polar bear, caribou, mink, musk ox, arctic fox, arctic wolf and seals। तो यहाँ पर जो है एनिमल्स की वैरायटी वैसी नहीं होती है जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन में होती है, इंडिया में होती है। अलग तरह की वैरायटी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलती है। अगर रह पाए, हेल्थ इश्यूज ना आए, तो वो एनिमल्स का फैट कंज्यूम करते हैं। People of Tundra region is not suitable for any kind of agricultural activity। जैसे भी हम देख चुके हैं कि टुंड्रा रीजन जो है किसी भी टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री रहता है, या फिर मैक्सिमम इन समर इट इज 10 डिग्री। Being a very cold and icy region, the people here lead a challenging life and are mostly nomads who are on the move most of the time। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, आइसी रीजन है, आइसी एरिया है, तो लोग जो है यहाँ पर
चैलेंजिंग लाइफ जीते हैं। उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि उन्हें फूड को लेकर प्रॉब्लम आती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट को लेकर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ज़्यादातर लोग जो है नोमाड्स कहे जाते हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादातर एक टाइम से और दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग चेंज करते रहते हैं। यानी कि जब समर टाइम आता है दे लिव इन ग्रीनलैंड एंड अदरवाइज दे चेंज देयर एरिया समवेयर एल्स। The different areas of tundra region are inhabited by various indigenous group of people। जो दूसरे टुंड्रा रीजन के एरियाज हैं, जो अलग-अलग एरियाज हैं, वहाँ पर अलग-अलग तरह के जो है इंडिजिनियस ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। यानी कि जो देशी लोग होते हैं, यानी कि जो वहीं पर रहने वाले जो लोग होते हैं, दूसरे इंडिजिनियस लोग भी आकर यहाँ पर रहते हैं। ये अदर एनिमल्स हैं। द अंटार्कटिक टुंड्रा रीजन डजंट हैव मच मैमेलियन वाइल्ड लाइफ। अंटार्कटिक टुंड्रा रीजन में, अभी हम आर्कटिक पढ़ रहे हैं, बट अंटार्कटिक टुंड्रा रीजन में बहुत ज़्यादा मैमेलियन वाइल्ड लाइफ नहीं होती है। These are other snowy owl, lemming and polar bear, caribou, mountain goat, sheep, marmot, bird survive on low-lying plants and insects। यहाँ पर दलदला एरिया होता है, वहाँ पर वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जो बर्ड्स हैं वहाँ पर माइग्रेट कर जाती है, वहाँ पर निवास करने लग जाते हैं, वहाँ पर रहने लग जाती हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स भी ज़्यादातर बॉक्स ही पास में होते हैं। सी बर्ड, ये एक बर्ड है आर्कटिक टर्न, जो कि समुद्र के आसपास ही मिलता है। सी बर्ड है ये। फ्लाइज टू ग्रीनलैंड इन समर, ये जो है समर्स में ग्रीनलैंड में आ जाता है, एंड माइग्रेट्स टू द साउथ पोल इन विंटर, और दोबारा से वापस साउथ पोल में चला जाता है जब विंटर्स आ जाती हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम विंटर्स को टॉलरेट नहीं कर पाता है। द सी अराउंड ग्रीनलैंड इज होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ फिश लाइक ट्राउट, सैल्मन एंड कॉड। जो ग्रीनलैंड के आसपास का जो समुद्र है, वो बहुत सारी फिश की जो प्रजातियां होती हैं, जो स्पीसीज होती हैं, जैसे कि ट्राउट, सैल्मन और कॉड के लिए एक तरह का घर का काम करता है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर फिशेस इस तरह की पाई जाती है ग्रीनलैंड के सीज में। हस्कीज आर अ काइंड ऑफ डॉग्स होते हैं बेटा। ये हस्कीज आर वुल्फ लाइक डॉग्स। दे आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेजेस। तो ये एक तरह के वुल्फ लाइक डॉग्स होते हैं जो कि शिकार करने के लिए, और स्लेजेस यानी कि एक तरह की जो वुडन वाली गाड़ी होती है जो बर्फ़ के ऊपर फिसलती है, उसको खींचने के, पुल करने के काम आती है। अ स्लेज इज कॉल्ड एन आइस बोट, और उस स्लेज को जो है आइस बोट भी कहा जाता है। इट हैज़ नो व्हील्स, इसके कोई व्हील्स नहीं होते हैं क्योंकि ये सिर्फ बर्फ़ के ऊपर, आइस के ऊपर स्लाइड करती है, ये स्लिप करती है, फिसलती है। रेंडियर एंड सील आर मोस्ट यूजफुल एनिमल। रेंडियर और सील जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एनिमल्स यहाँ पर होते हैं। देखिए किस तरह से ये पुल कर रहे हैं एक स्लेज को। जैसे आपने देखा होगा जो आप हम लोग क्रिसमस का जो ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, तो सेंटा क्लॉज किस तरह की व्हीकल पर आता है, वही होता है आपका स्लेजेस, which is pulled by huskies. Lifestyle. The native or original inhabitants of Greenland are called Inuits. जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, यानी कि ग्रीनलैंड के शुरुआती जो निवासी हैं, जो स्टार्टिंग से ही वहीं पर रहते हैं, उन्हें इन्यूइट्स भी कहा जाता है। They live in snow houses called igloos. और ये जो है इग्लूज टाइप के घरों में रहते हैं। जो इनके घर है उन्हें इग्लूज कहा जाता है। इग्लूज वो घर होते हैं जिनका जो फेस होता है, वो जो डोर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ताकि इसमें हवा अंदर पास ना हो पाए, क्योंकि चिल्ड एयर होती है। These डोम शेप्ड हाउसेज विद अ सिंगल ओपनिंग, इसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है। द इन्यूइट्स स्प्रेड द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब ये जो इन्यूइट्स होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इग्लूज के अंदर जो उनका फ्लोर होता है, उस फर्श पर जो है वो एनिमल्स की स्किन को फैला देते हैं, जैसे कि मैट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से, ताकि उनका जो फ्लोर है वो गर्म रहे और उन्हें ठंड नहीं लगे, ताकि प्रोटेक्ट वो हो पाएँ। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो वहाँ की बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसके लिए। इन समर दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स, और समर्स में जो है वो एनिमल्स की स्किन से बने हुए टेंट में रहते हैं। दीज टेंट्स आर कॉल्ड टाउपिग्स, और इस तरह के टेंट्स को जो है टाउपिग्स कहा जाता है। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का क्या काम है, क्या काम करते हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पर होती है।
फिशिंग इज द डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशन एंड अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। अब फिशिंग जो है यहाँ पर फिशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिशिंग यहाँ पर डोमिनेटिंग यानी कि सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। लोग जो है सबसे ज़्यादा मछलियों को पालने का काम करते हैं या फिर उन्हें बेचने के लिए उन्हें इकट्ठा करते हैं। एंड अकाउंट्स फॉर 95%, और ये जो है टोटल एक्सपोर्ट का यानी कि जो ये बाहर सामान भेजते हैं तो उसमें से 95% जो है फिशेस का ही काम करते हैं। मैनी पीपल यानी कि बाहर की जो उन्हें अर्निंग होती है देश से बाहर की, तो वो 95% फिशिंग से ही होती है। मैनी पीपल बिल्ड एंड यूज़ देयर ओन बोट कॉल्ड कयाक, और बहुत सारे लोग जो है अपनी खुद की बोट प्रिपेयर कर लेते हैं जिसे कि वो कयाक कहते हैं, टू डू फिशिंग करने के लिए। अ कयाक इज़ मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, जो कयाक होती है वो एनिमल की स्किन से बनी हुई होती है। इन आउटर एरियाज पीपल यूज हार्पून्स टू डू हंटिंग ऑफ द सील एंड व्हेल्स। अब कुछ एरिया में जो है, जो ग्रीनलैंड के कुछ एक एरियाज हैं, वहाँ पर लोग जो है हंटिंग के लिए हार्पून नाम का उनके पास कोई हथियार होता है, तो उसे वो शिकार करते हैं, जो सील मछली है और जो व्हेल फिश होती है उसके लिए। अ लार्जर बोट कॉल्ड उमेक इज यूज फॉर हंटिंग व्हेल्स, और जो लार्जर बहुत बड़ी वाली जो बोट्स होती हैं उन्हें जो है उमेक कहा जाता है, और वो जो है व्हेल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए यूज़ किया जाती है। अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर की एग्रीकल्चर वर्क आ जाता है, तो उसके अंदर ये पोटैटोज़ वगैरह, और माइनिंग यानी कि जो खदानें होती हैं उनमें इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। इन चीज़ों के लिए इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। टूरिज़्म इज़ एमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, और जो टूरिज़्म है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में भी यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, जिससे भी उन लोगों की अर्निंग होती है। अब देखिए यहाँ पर एस्किमोज यूजिंग अ हार्पून एक तरह का तीर जैसा कुछ है, जो कि ये हंटिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स आर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन में ये एनिमल्स को ट्रैप करना, जैसे कि फंसाना और उन्हें हंट करना, ये एक तरह का ऑक्यूपेशन है, कामकाज है। पीपल ऑफ द टुंड्रा रीजन, उन्हें इन्यूइट्स कहा जाता है, जो कि जानवरों की खाल से बनी हुई, उनकी स्किन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। द पीपल ऑफ द आर्कटिक आर कॉल्ड एस्किमोज बाय द यूरोपियन, और यूरोपियन लोग जो है आर्कटिक लोगों को एस्किमोज कहते हैं। ये कुछ उनके हंटिंग टूल्स हैं। दे सेट ट्रैप्स फॉर कैचिंग एनिमल्स, ये वो हंटिंग टूल्स हैं जिनसे वो एनिमल्स को ट्रैप कर, जाल बिछाने के लिए जाल बिछाते हैं पकड़ने के लिए। इग्लूज हैव नैरो एंड लो एंट्रेंसेस इन ऑर्डर टू कीप द इंटीरियर वार्म, अंदर का इंटीरियर वार्म रखने के लिए ये जो है नैरो एंट्रेंस रखते हैं, यानी कि बहुत ही छोटी एंट्रेंस रखते हैं, और अंदर गर्माहट के लिए काफ़ी सारे काम करते हैं। और समझ में ये लोग एनिमल स्किन से बने हुए टेंट का यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके के वो दिखाई पड़ते हैं। देखिए समझ में भी काफ़ी आइस है। क्लोथिंग, जिस तरह के ये लोग कपड़े पहनते हैं, सील स्किन आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, जो सील फिश है उनके भी कपड़े बनाए जाते हैं। हुड्स ओवर देयर हेड, इनके सर के ऊपर हमेशा हुड्स बने हुए होते हैं ताकि ये ठंड से बच सके। ग्लव्स ऑन देयर हैंड्स, उनके हाथों पर स्किन से ही, एनिमल स्किन से बने हुए ही ग्लव्स भी रहते हैं। People here have to wear very warm clothes in order to survive in the extremely cold environment, जो बहुत ज़्यादा ठंडा environment है उससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, और वो ये एनिमल स्किन से प्रिपेयर करते हैं। फूड हैबिट्स, द वर्ड एस्किमो लिटरली मीन्स ईटर ऑफ रॉ मीट। एस्किमो जो है इंग्लिश वर्ड जिससे निकला है, जो इसका मीनिंग बनता है, उसका मतलब है जो कच्चा मांस खाने वाले लोग होते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। तो ये एस्किमो जो होते हैं कच्चा मांस खाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। They do not eat any vegetarian food as it is not available locally, ये कोई बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वेदर इतना ठंडा होता है कि कुछ उगाया ही नहीं जा सकता है। They also eat fish, ये लोग फिश भी खाते हैं। Their food consists of meat from reindeer, seal, walrus and other animals, उनका जो फूड होता है ये अलग अलग तरह के एनिमल्स और फिशेस से ये लोग मीट जो है कलेक्ट करते हैं। बोग, यहाँ पर दलदल बहुत ज़्यादा पाए जाता है, बोग पाए जाते हैं। शैलो लेक्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा गहरी लेक्स नहीं होती हैं, कम गहरी होती है, इस तरह की लेक्स यहाँ पर मिलती हैं। कुछ इस तरह का दिखता है इनका जो कल्चरल या फिर आप कह सकते हैं। एंड फिशरमैन, अर्लियर दे लिव्ड बाय हंटिंग, फिशिंग एंड कलेक्टिंग रूट्स।
जो एस्किमोस लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वेजिटेशन नहीं है, तो वो नेचुरली बहुत ही अच्छे हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं और फिशरमैन यानी कि फ़िश पकड़ने वाले होते हैं। अर्लियर दे लिव्ड बाय हंटिंग, फिशिंग एंड कलेक्टिंग रूट्स। पहले जो है वो लोग हंटिंग, फिशिंग और कलेक्टिंग रूट्स, जो रूट्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें ही इकट्ठा करके जिया करते थे। इवन नाउ दे हंट सील्स, और यहाँ तक कि अभी भी वो सील्स, वोल्रस, बेयर, फॉक्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। यहाँ तक कि अभी भी इस तरह की फिशेस और एनिमल्स को वो अपने खाने के लिए हंट करते हैं, शिकार करते हैं। द इन्यूइट्स आर शॉर्ट एंड येलोइश ब्राउन इन कलर। और ये जो इन्यूइट्स यानी कि जो ये एस्किमोज, ये जो लोग होते हैं, ये थोड़ी कम हाइट के और येलो ब्राउन स्किन के होते हैं, विद स्लांटिंग आइज, और उनकी आंखें जो है जैसे स्लांटिंग सी होती हैं, एंड हाई चिक, गाल जो है थोड़े फूले हुए होते हैं, हाई चिक्स होते हैं, चिक बोन्स। दे हैव लॉन्ग हेयर, इनके जो है लॉन्ग हेयर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ सील स्किन, और ज़्यादातर लोग जो है सील फिश से बने हुए स्किन के कपड़ों को पहनते हैं, विच इज़ वार्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं। द मैन वेयर लूज फिटिंग थिक कोट्स एंड ट्राउजर्स विद फर लाइंड हुड्स ड्राउन टाइट ओवर देयर हेड्स। और ये जो आदमी होते हैं इन्यूइट्स, वो बहुत ही थोड़ी खुली फिटिंग वाले कोट, लेकिन थिक यानी कि जो मोटी लेयर के कोट होते हैं वो पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं जिनके ऊपर फर लाइन बनी हुई होती है, और हुड्स अपने सर के ऊपर टाइट हुड जो है डालते हैं, कॉल्ड अ पार्का। और जो ये हुड होता है उसको ये पार्का नाम दिया जाता है। द वुमेन ऑल्सो ड्रेस लाइक मैन, और जो औरतें होती हैं वो भी आदमियों की तरह ही ड्रेसेस डालती हैं, कपड़े डालती हैं। ओनली देयर हुड्स आर मच बिगर, बस उनकी जो हुड्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, बिकॉज दे हैव टू कैरी देयर बेबीज इन देम, क्योंकि उन्हें अपने हुड्स में अपने बच्चों को भी उठाना होता है। देखिए चिल्ड्रन, जब हम इंडियन वेदर की बात करते हैं तो हम लोग भी इंडियन वेदर के डिफरेंट वेदर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग कपड़े डालते हैं। जब समर्स का ओकेजन आता है तो हमारे यहाँ पर जो कल्चरल ड्रेसेस हैं वो होती हैं धोती और कुर्ता, जो कि कॉटन के होते हैं, और वो हमें समर में सर्वाइव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और जो हमारे यहाँ की विंटर्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीनलैंड में होती हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग स्किन से बने हुए कपड़े तो नहीं, लेकिन लेदर हो गया और रेक्सिन हो गया, इस तरीके के हम लोग कपड़े पहनते हैं जिससे कि हम लोग ठंड से बच पाएँ। और हम लोग वूलन भी यूज़ करते हैं। तो हर जगह जो है वेदर के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने जाते हैं। आगे देखते हैं लिविंग इन ग्रीनलैंड इन रिसेंट पर्सपेक्टिव। आजकल ग्रीनलैंड का पर्सपेक्टिव, जो नज़रिया, जो दृष्टिकोण है रहने का, वो कैसा हो गया है। जैसे कि अब आजकल हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, इंटरनेट भी यूज़ हो रहा है, और ट्रेडिंग, सामान का एक्सचेंज भी बहुत इजीली हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वर्क भी बहुत ही इजी हो गया है। तो किस तरह से अब ग्रीनलैंड में चेंजेस आए हैं लाइफ को जीने में। द लाइफ स्टाइल ऑफ एस्किमोज इज चेंजिंग नाउ। जो एस्किमोज का जो अभी लाइफ स्टाइल है, जो रहने सहने का जो तरीका है, वो बदलता जा रहा है। मैनी ऑफ देम शिफ्टेड टू स्मॉल टाउन्स। बहुत सारे लोग जो है अब छोटे छोटे शहरों में शिफ्ट कर गए हैं। एंड लिव इन वुडन हाउसेज। और अब लोग जो है वुडन हाउसेज में, जो लकड़ी से बने हुए हाउसेज होते हैं, वो उसमें रहते हैं, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। उनके पास वुड अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो लोग वुड जो है इम्पोर्ट करवा के और उन तरह के घरों में रहते हैं। दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग। वो अब जो है हंटिंग के लिए टेम्पून्स वगैरह का यूज़ ना करके, जो इनके कल्चरल और पुराने जो इनके हथियार होते थे उन्हें यूज़ ना करके, हार्पून्स को यूज़ ना करके, ये लोग अब राइफल यूज़ करने लगे हैं इन प्लेस ऑफ कयाक्स। और जो छोटी बोट्स होती है, जो इनकी कयाक्स होती हैं, मोटर बोट्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू देम। अब कयाक्स की जगह पर अब इन्हें मोटर बोट्स जो है अवेलेबल हो गई हैं। अभी इन्हें मोटर बोट्स यूज़ करने लगे हैं, जस्ट लाइक दिस मोटराइज स्लेजेस। अब इनके जो स्लेजेस होते हैं मोटराइज होते हैं, नीचे स्लेजेस की शेप है, लेकिन ये अभी इन्हें मोटर से चलाते हैं। एस्किमोज टुडे यूज मोटराइज स्लेजेस कॉल्ड स्कीडो। अब एस्किमोज जो मोटराइज स्लेजेस को चलाने लगे, जिसे कि हम स्कीडो कहते हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, यात्रा के लिए, कहीं भी जाना होता है तो। दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग। ये जो है मोटर बोट्स को फिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी टाउन्स इन ग्रीनलैंड एंड दैट हैव ऑल द मॉडर्न अमेनिटीज़। और यहाँ पर जो है बहुत सारे अब शहर बन चुके हैं ग्रीनलैंड के अंदर, जहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ यानी कि चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। देयर आर शॉप्स, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, क्लब्स। अब यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ भी मिलने लगी है। शॉप्स भी हैं,
स्कूल्स भी हैं, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, क्लब, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैनी ऑफ इट्स टाउन्स आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज, बहुत सारे इसके शहर जो हैं एयर सर्विसेज यानी कि यहाँ पे प्लेन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। बिग शिप्स ब्रिंग गुड ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम अदर लैंड्स, और बड़े बड़े शिप जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो इनको ज़रूरत होती है दूसरी जगहों से भी लाने में मदद करती हैं। गोथैब नाउ कॉल्ड नुक इज़ द बिगेस्ट सिटी, यहाँ पर जो है ये गोथैब एक बहुत ही बड़ा शहर है जिसको कि अब नुक कहा जाता है, एंड द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, जो कि ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है। इट्स पॉपुलेशन इज़ मोर देन 15,000, और उसकी पॉपुलेशन 15,000 से अब ऊपर की हो चुकी है। कुछ इस तरीके का दिखता है शहर। इकोनॉमी देखते हैं। ग्रीनलैंड इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट्स। ग्रीनलैंड जो है ज़्यादातर जो है अपनी फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, पैसों के लिए, कमाई के लिए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम, और ज़्यादातर कंट्री की जो इनकम है कम्स फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, फिशिंग इंडस्ट्री से आती है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 95% लोग जो फिशिंग ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसी से ही वो अर्न करते हैं। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स, ये लोग जो है अब इस कंट्री के लोग जो फ्रोज़न टिन्ड फूड, जो फ्रोज़न टिन फूड होता है यानी कि टिन जो जमा हुआ खाना होता है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं आगे बाहर देशों में बेचा करते हैं। एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश, इस तरीके की फ़िश भी अलग अलग वैरायटीज़ में। अपार्ट फ्रॉम फिशेज आइलैंड्स ऑल्सो एक्सपोर्ट्स मिनरल्स लाइक लेड एंड जिंक, और इसके अलावा आइलैंड में जो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि लेड और जिंक को भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल, और जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम स्केल पर हो पाता है, बहुत ही कम हो पाता है इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और वो भी सिर्फ कंट्री के साउदर्न पार्ट में ही होता है। द पीपल ऑफ साउदर्न ग्रीनलैंड ऑल्सो प्रैक्टिस शिप फार्मिंग, और जो साउदर्न ग्रीनलैंड के लोग हैं वो शिप फार्मिंग भी करते हैं यानी कि भेड़ें भी पालते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट विद इन ग्रीनलैंड इज़ वाया डॉग स्लेज, स्नो मोबाइल, कोस्टल फेरी एंड बुश प्लेन्स, और ग्रीनलैंड के जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो डॉग स्लेजेस जैसे हम देख चुके हैं, स्नो मोबाइल यानी कि स्नो के ऊपर चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, जो फिसलने वाले व्हीकल होते हैं, कोस्टल फेरी वो भी इसी तरीके का कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, एंड बुश प्लेन्स, और प्लेन्स जो होते हैं वो भी। द मेजर एयरपोर्ट इज कैंजरलुसेक एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कैंजरलुसेक, और जो बहुत सबसे बड़ा जो इनका एयरपोर्ट है जो इनका वेस्ट कोस्ट है कैंजरलुसेक का, यानी कि जो एरिया है इनका कैंजरलुसेक, वहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स कनेक्ट ग्रीनलैंड टू कोपेनहेगन। A few years back, Air Greenland initiated a seasonal route from Baltimore in the United States, और इन्होंने इस तरीके से जो है फ्लाइट्स का कनेक्शन जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि एक जगह से दूसरी कॉन्टिनेंट्स पर जाने के लिए भी, जैसे कि अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स पर जाने के लिए यानी ग्रीनलैंड के अलावा एशिया, अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर जाने के लिए भी इन्होंने फ़्लाइट्स कनेक्टिंग अभी इनकी स्टार्ट हो गई हैं, और सीजनल रूट भी इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही शुरुआत की है। कुछ और पिक्चर्स देखते हैं इनकी लाइफस्टाइल की, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इन्होंने कर ली है कि अभी इग्लूज़ के अलावा वुडन हाउसेस, इस तरह के वुडन छोटे छोटे जो वुडन हाउसेस में रहते हैं, इनके पास अब पूरी फैसिलिटीज़ है, किचन वेल मेंटेन्ड है। कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड, इनका जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, जो कॉन्टैक्ट फैसिलिटी है, जैसे कि फ़ोन वगैरह हो गए, इंटरनेट हो गए, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इम्प्रूव द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द एस्कीमोज, और एस्कीमोज का जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है इग्लूज़ में रहने का और टेंट्स में रहने का, वो अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। कयाका की जगह पर अब ये मोटर बाइक्स यूज़ करने लगे हैं। कुछ इस तरीके से अब इनके शहर जो है वो डेवलप हो गए हैं। टेंट्स भी काफ़ी मॉडर्न हैं। वुडन हाउसेस कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। दे नाउ लिव इन बेटर कंडीशंस विद मॉडर्न एंड इफेक्टिव हीटिंग अरेंजमेंट अलॉन्ग विद फूड प्रोविजन, मतलब खाने का भी अच्छा इंतज़ाम होता है इनके घरों में, और हीटिंग अरेंजमेंट भी पूरा होता है, गर्माहट भी पूरी होती है, अरेंजमेंट हर तरीके का होता है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ है।
कुछ इस तरीके की ये लोग जो है ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। टुडे एस्किमोज live a much better life thanks to their basic and essential need being provided for due to better communication and transportation, क्योंकि अब कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बहुत बेटर हो चुकी है, तो इसी वजह से इनके लाइफस्टाइल में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। This is all about the chapter number 5, Greenland's people, their climate, their livelihood. I hope you must have enjoyed this chapter, the new information about new people, new area, and now we will meet with another chapter with new topic. Till then, bye bye, take care, and like and subscribe my channel, my videos if you like.